Hello, class 11. So, this video is for class 11 psychology. We are doing chapter number 3 human development. ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट होता क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर का. फिर एक टॉपिक आता है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमें पढ़ने हैं डेवलपमेंट के कुछ फीचर्स कि डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं. देन वी हैव ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और इवोल्यूशन. ये 4 टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म है, इनके बीच डिफरेंस देखेंगे हम. फिर आता है हमारा फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट होती कैसे है, कहाँ पर होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ये सारी चीज़ें. एंड उसके बाद आता है हमारा लाइफ स्टेजेस. लाइफ स्टेजेस हमारे 6 स्टेजेस होते हैं थ्रू आउट लाइफ, फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. तो हम एक एक स्टेज को करेंगे एंड हर स्टेज में किस फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उसको पढ़ेंगे. सो सबसे पहले देखो डेवलपमेंट का मीनिंग. डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट की डेफिनेशन है डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. तो इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट जो होता है वो पैटर्न ऑफ चेंजेस होता है जो होते हैं, जो कि एक ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डरली होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं. ठीक है, दो ये की टर्म्स हैं यहाँ पे. अब ऑर्डरली का मतलब क्या है? ऑर्डरली का मतलब ये है कि वन आफ्टर द अदर. अब सपोज मैं कह रही हूँ कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो अभी जो है ना कूइंग साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो बैबलिंग करने लगा, आ पा पा ऐसे बोलने लगा. फिर कुछ टाइम के बाद वो वन वर्ड फ्रेजेस बोलने लगा, उसके बाद 2-3 प्रॉपर सेंटेंसेस बोलने लगा. सो दैट मीन्स कि डेवलपमेंट जो हो रही है वो एक ऑर्डर में हो रही है और एक के बाद एक चेंजेस आए जा रहे हैं. एंड दीज चेंजेस आर प्रिडिक्टेबल. प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है कि हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसके बाद क्या पर्टिकुलर चेंज आएगा. ठीक है, सो ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कंसेप्शन पे एंड कंटिन्यू कब तक हो रहे हैं? थ्रू आउट लाइफ हो रहे हैं. ठीक है, कंसेप्शन का मतलब तुम्हें पता होगा. कंसेप्शन इज फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, जब बेबी को कंसीव किया जाता है तो हमारा स्पर्म होता है मेल्स के अंदर और एग होता है फीमेल्स के अंदर. तो जब एग स्पर्म को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है और वो जाइगोट जो है वो जाके कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है? वो इम्प्लांट हो जाता है हमारे यूट्रस के अंदर. तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन के बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि डेवलपमेंट जो होती है इट स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद नहीं, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. पहले जो डेवलपमेंट होती है वो मदर के वोम में होती है एंड देन आफ्टर बर्थ उसकी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होती है. सो ये क्लियर है. डेवलपमेंट इज पैटर्न ऑफ ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट स्टार्ट एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. एक और एग्जांपल देखो इसका. जो छोटे बच्चे होते हैं वो चल नहीं पाते, वो क्या करते हैं? वो क्रॉल करते हैं, है ना. तो क्रॉलिंग वो घुटनों पे करते हैं, देन उसके बाद चीज़ों को पकड़ पकड़ के वो चलना शुरू करते हैं एंड देन वो इंडिपेंडेंटली वॉक करना शुरू करते हैं. तो ये एक ऑर्डर में हो रहा है ना कि पहले क्रॉलिंग, देन किसी चीज़ को होल्ड करके चलना है, देन प्रॉपरली चलना. तो ऑर्डरली चेंज है एंड देन वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट. अगर तुम किसी बच्चे को देख रहे हो कि वो क्रॉल कर रहा है तो यू कैन से कि समटाइम्स आफ्टर दिस वो चलने लगेगा. या किसी को देख रहे हो कि चीज़ों को पकड़ के खड़ा हो पा रहा है तो तुम कह सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कुछ टाइम के बाद प्रॉपरली चलने लगेगा. सो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि डेवलपमेंट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब वो है कि जहाँ पे कोई क्वालिटी से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट आती है, चेंज आता है. जैसे कि चलना और क्रॉल करना. तो क्रॉल करना लो एफर्ट वाला टास्क था एंड तो देन उसके बाद उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई और वो वॉक करने लगा प्रॉपरली, है ना. वैसे ही बैबलिंग टू स्पीकिंग प्रॉपरली. तो बैबलिंग से स्पीकिंग में क्या चेंज हुई है? क्वालिटी चेंज हुई है ना, है ना. बच्चे का साइज थोड़ी बढ़ गया. तो क्वालिटी मतलब जब क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो दैट इज क्वालिटेटिव चेंजेस. एंड जब क्वांटिटी मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज क्वांटिटेटिव. तो ये जो बच्चा है, ये देखो, ये छोटा बच्चा है अभी. एक न, अभी इससे पहले ये क्या करता होगा? ये प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाता होगा, अब ये खड़ा होने लग गया. तो दैट इज क्वालिटेटिव चेंज, है ना. कुछ दिन पहले ये इतना बड़ा रहा होगा साइज में, लेकिन अब ये इतना बड़ा हो गया तो इसकी हाइट बढ़ गई ना. तो हाइट बढ़ना इज क्वांटिटेटिव चेंज क्योंकि नंबर बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है. वैसे इसका वेट बढ़ना इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव चेंज. तो जहाँ पे भी नंबर से
हम चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे साइज़ की बात आ जाती है, तो वो सारे क्वांटिटेटिव चेंज हो जाते हैं। इसमें इंक्लूडेड होता है हमारा वेट, हाइट, स्ट्रेंथ, साइज़, ये सारी चीज़ें। एंड क्वालिटेटिव होता है जहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सो दैट दीज वर टू बेसिक पॉइंट्स अबाउट डेवलपमेंट। अब इसके बाद आता है हमारा लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें तुम्हारे फीचर्स हैं डेवलपमेंट के कुछ। तो फर्स्ट फीचर इज डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो कभी भी रुकती नहीं है, इट कीप्स ऑन गोइंग थ्रू आउट लाइफ। मतलब एक बार शुरू हो गई ना फर्स्ट स्टेज में, तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहेगी। अब तुम कहोगे कि भाई ऐसा तो नहीं होता, मेरी तो हाइट एक बार बढ़ गई तो अब तो बढ़ ही नहीं रही, अब तो रुक चुकी है वो हाइट, या मेरा तो वेट अब इतने दिनों से बढ़ ही नहीं रहा। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इज बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, डेवलपमेंट में सिर्फ इंक्रीज नहीं होती चीज़ें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ने को ही हम डेवलपमेंट मानेंगे या फिर वेट बढ़ने को ही हम डेवलपमेंट मानेंगे। डेवलपमेंट इज एनी चेंज जो एक ऑर्डर में आ रहा है एंड प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो मल्टी डायरेक्शनल। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझो कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारी सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही होती है, हमारे हाइट इंक्रीज हो रहा होता है, हमारा वेट इंक्रीज हो रहा होता है, हमारी मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही होती है, हमारे इमोशंस इंक्रीज हो रहे होते हैं, है ना, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, और ओल्ड एज में जाते हैं क्या होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है ना, बोन डेंसिटी खराब हो जाती है, पॉस्चर झुक जाता है लोगों का, तो उसकी वजह से उनकी हाइट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इनिशियल ईयर्स में तो हमारी सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम चीज़ें डिक्रीज होने लग जाती है। तो डेवलपमेंट को इसीलिए हम मल्टी डायरेक्शनल बोलते हैं कि उसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल एज सम कॉम्पोनेंट ऑफ गिवन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीज वाइल अदर में शो डिक्रीमेंट। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों आता है, इसीलिए लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग मतलब हर एज ग्रुप में होता है, कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। देन वी हैव डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। हाईली प्लास्टिक का क्या मतलब है कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद इन आर साइकोलॉजिकल लिमिटेशन या डेवलपमेंट। तो तुम अपने अकॉर्डिंग अपने डेवलपमेंट का कोर्स डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम मेंटली ये सोच लो कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को कॉन्शियसली इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर तुम सोचो मुझे इतना वेट लिफ्ट करना है, तो तुम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करके उसको बढ़ा सकते हो। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ पॉसिबल है इफ़ यू डिसाइड ऑन इट, है ना। अगर तुम सोच लो कि मुझे अपने माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो तुम एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करो, मेंटल एक्सरसाइज, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस, तो उससे हो जाएगा। सो डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, मतलब इट इज़ मॉडिफाइबल, फिक्स नहीं होती, यू कैन चेंज इट। देन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। हिस्टोरिकल कंडीशंस का क्या मतलब है, जिस भी हम ईयर में रह रहे हैं, जिस भी हम एरा में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट का कोर्स डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे देखो, जो बच्चों का करियर ऑप्शन है या करियर ओरिएंटेशन है, अभी से 50 साल पहले बहुत अलग होगा, है ना। अभी बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट आ रही है, अभी बच्चे टेक्नोलॉजिकली बहुत एप्ट हैं, बहुत एडवांस हैं। अभी से 100 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आई थी, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी अलग हुई थी। अभी तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन 20 साल पहले, 30 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इंटरनेट इतना यूज़ नहीं होता था, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तो जिस भी कंडीशन में हम रहते हैं, जिस भी एरा में हम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है हमारी डेवलपमेंट पे। तो इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट सिर्फ हाइट में या वेट में नहीं हो रही है। डेवलपमेंट जो है वो एक 360 डिग्री प्रोसेस है। 360 डिग्री प्रोसेस मतलब क्या, कि ये इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है हमारी, मतलब हमारे बचपन से लेके जब तक हम बड़े होते हैं, हमारे इमोशंस को परसीव करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका, वो भी चेंज होता है। इमोशंस के साथ साथ हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, मतलब हमारा दिमाग भी चेंज होता है, हम कैसे चीज़ों को समझते हैं वो भी चेंज होता है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है, हमारे ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी डेवलप करती है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं धीरे धीरे, बचपन में उतने स्ट्रांग नहीं होते हमारे बोन्स, धीरे धीरे जाके डेवलप हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट अलग अलग डोमेन्स में होती है, डायमेंशन में होती है, दैट इज वाई इट इज मल्टी डायमेंशनल। एंड डेवलपमेंट इज को कंस्ट्रक्ट ऑफ बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल। डेवलपमेंट किसी की कैसी होगी वो डिपेंड करता है उसके बायोलॉजी पे। बायोलॉजी मतलब उसके जीन्स पे, ठीक है, उसको पेरेंट्स से कैसे जीन्स मिले हैं। फिर उसके एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट मतलब वो कैसी कंडीशन में रह रहा है, एंड उस पर्सन पे ऑब्वियसली। सो इसको एक एग्जाम्पल से समझो, सपोज कोई एक बच्चा था और उसके पेरेंट्स ने उसको टॉलनेस की जीन्स दी है, मतलब उसकी मदर के अंदर भी
प्योर टॉल ट्रेट्स हैं, फादर के अंदर भी प्योर टॉल ट्रेट्स हैं, तो बच्चे में भी टॉलनेस की ट्रेट्स आई हैं। अब बिकॉज ऑफ सम कंडीशन वो एक ऐसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया उस बच्चे को जहाँ पे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो ऑल्दो उसके पास टॉलनेट्स के ट्रेट्स हैं, लेकिन अगर उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ट्रेट्स एक्सप्रेस थोड़ी होंगे। हमने जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ा था ना, तो मे बी वो उतना ज़्यादा टॉल ना ग्रो कर पाए जितना वो तब करता है जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते। तो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों से हमारा कोर्स ऑफ डेवलपमेंट डिसाइड होता है। अकेला जीन्स भी नहीं डिसाइड कर सकता, अकेला एनवायरनमेंट भी नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है, 6th पॉइंट, कि इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। तो वो सिंपल सा पॉइंट है। अब आता है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस जो होते हैं वो कौन कौन से फील्ड में होते हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम, जो भी हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हाइट, वेट, जो भी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिक मतलब क्या, हमारी बॉडी से रिलेटेड। तो बॉडी से रिलेटेड क्या होता है, हमारा ऑर्गन, हमारा वेट, हमारा हाइट, हमारा ब्रेन, जो भी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो बायोलॉजिकल में आ जाएगी। नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आता है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। माइंड मतलब मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या होता है, तुम चीज़ों को कैसे समझते हो, चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारा थॉट परसेप्शन क्या है, तुम्हारा अटेंशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आ जाती है कॉग्निटिव में। तो इतना ध्यान रखना, बायोलॉजिकल इज बॉडी रिलेटेड, ठीक है, और इसके लिए हमें जीन्स मिलते हैं मेजरली। कॉग्निटिव इज माइंड रिलेटेड या मेंटल। एंड नेक्स्ट हमारा आता है सोशियो इमोशनल। सोशियो इमोशनल इज हाउ वी इंटरेक्ट विद आर एनवायरनमेंट और सोसाइटी, ठीक है, हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये इमोशन रिलेटेड हो जाता है। तुम अपने फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। अब कोई बच्चा है, अगर वो जाके जब भी सैड होता है तो वो मदर को जाके हक करता है, तो दैट इज हिज वे ऑफ शोइंग इमोशंस, तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग हुई होगी। वहीं दूसरा कोई बच्चा है, वो सैड होता है तो वो आइसोलेट होता है, तो दैट इज हिज वे ऑफ शोइंग इमोशंस, तो वो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारा कंसिडर होता है अंडर द डेवलपमेंट पार्ट। तो डेवलपमेंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, बायोलॉजिकली भी होता है, कॉग्निटिवली भी होता है एंड सोशियो इमोशनली भी होता है। तो ये तीनों फैक्टर इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। अब इसमें ये दोनों मेन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इस पे ज़्यादा ध्यान देना। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इंक्लूड्स इंक्रीज इन साइज, मतलब साइज का बड़ा होना, कि अभी तो बच्चा इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा हो गया, यहाँ देखो साइज बढ़ रहा है ना इसका, तो दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ इज प्योरली रिलेटेड टू नंबर, ठीक है। नंबर मतलब सिर्फ उसका साइज, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट कैन बी क्वान्टिफाइड और मेजर्ड, कि इसकी हाइट अभी सपोज 3 फीट की थी, 3.5 हो गई, ठीक है, फिर 3.6 हो गई, फिर 5.3 हो गई, तो हम इसको एक नंबर से शो कर पा रहे हैं एंड हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। तो ग्रोथ का ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब क्या है, इट कैन बी शोन यूजिंग नंबर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा, तुम्हारा हाइट में ग्रोथ होती है, वेट में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ इज प्योरली नंबर बेस्ड। जैसे अगर ह्यूमन छोड़ दो, मैं किसी और चीज़ की भी बात करूँ, मैं बोलूँ कि मेरे फ्रेंड ने एक कंपनी स्टार्ट की थी एंड उसकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, तो ग्रो से मेरा क्या मतलब है कि कंपनी का साइज बढ़ रहा है, उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है ना, तो दैट कैन बी शोन इन नंबर्स। तो जिस भी चीज़ को हम मेजर कर सके, नंबर के थ्रू शो कर सके, दैट इज ग्रोथ। तो हेंस इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन साइज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ तो हो गया कि वो सिर्फ क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको, मेजरेबल होता है, इंक्रीज इन साइज इंक्लूडेड होता है उसके अंदर। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके अंदर हम सिर्फ क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखते कि वो बच्चा साइज में बड़ा हो रहा है। अब ये इस एज पे होगी तो ये छोटी बच्ची है, इसको चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती होगी, ये प्रॉपर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती होगी, है ना। थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसको चीज़ें बेटर समझने आ गई है, ये इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। अब ये थोड़ी और बड़ी हो गई तो इसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, और ये बिल्कुल एडल्ट हो गई तो इसके अंदर कॉग्निटिव चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, है ना। सो ऑल द चेंजेस टुगेदर
कंपाइल अप टू डेवलपमेंट की ये जो है इसके अंदर क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, क्वांटिटी भी इंप्रूव हुई है, तो ये डेवलपमेंट हो गया। और डेवलपमेंट में ये पॉइंट याद रखना कि टेम्पररी जो चेंजेस होते हैं दैट आर कॉज ड्यू टू ब्रीफ इलनेसेस, वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम वही चेंजेस इंक्लूड करेंगे जो लॉन्ग टर्म है एंड परमानेंट है, नॉट द चेंजेस जो किसी इलनेस की वजह से हुए हैं। कोई बीमार है अगर और उसका वेट बहुत कम हो गया, उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई, तो दैट इज नॉट डेवलपमेंट, क्योंकि वो जैसे ही बीमारी से ठीक होगा उसकी स्ट्रेंथ और वेट वापस से रीगेन हो जाएंगे, तो उसको हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करेंगे। देन वी हैव मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन एक ऑर्डरली सीक्वेंस में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं, ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट से गाइड होता है, ठीक है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट क्या होता है। सिंपल है, मैच्योरेशन में डेफिनेशन याद रख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। एवोल्यूशन और स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस, स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस मतलब क्या, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर स्पीशीज के अंदर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे ह्यूमंस, तुम्हें पता है पहले के टाइम पे जब एप्स हुआ करते थे उनकी टेल्स होती थी, अब ह्यूमंस की टेल्स थोड़ी होती है क्योंकि टेल्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनको थोड़ी पेड़ से लटकना है, तो वो नीड खत्म हो गई, इसकी वजह से टेल्स जो है बॉडी पार्ट से ही खत्म हो गया। अभी भी टेल बोन है बट टेल नहीं है, सो दैट इट इज इवोल्यूशन की ह्यूमन स्पीशीज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज आया है। वैसे ही देखो जिराफ है, जिराफ की गर्दन पहले बड़ी होती छोटी होती थी, अब वो स्ट्रेच कर करके, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, लीव्स नहीं होते थे, तो वो गर्दन स्ट्रेच कर करके पेड़ पे से लीव्स खाते थे, ड्यू टू विच उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई है। तो वो लंबा कैसे हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल सिलेक्शन नीड्स की वजह से हुआ है ना। सो दैट इज इवोल्यूशन, स्पीसीज के अंदर आता है एंड ग्रेजुअली आता है, एकदम से नहीं आता कि आज जिराफ छोटा है कल जिराफ बड़ा हो गया, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट उससे पहले हमारे दो टॉपिक्स हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप तुम 10th में पढ़ के आ चुके हो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी पर्सन का और उसको हम एलील्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर तुम टॉल हो तो तुम्हारा जीनोटाइप या तो कैपिटल टी हो सकता है प्योर टॉलनेस वाला, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है ना, हाइब्रिड टॉलनेस वाला। अगर कोई शॉर्ट है तो उसका जीनोटाइप स्मॉल टी ही होगा। तो ये एलील्स होते हैं हमारे जिसके अंदर दो ऑपोजिट ट्रेट्स जो होते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं, एंड दिस इज द जेनेटिक मेकअप। इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डीएनए के अंदर होता है ये हमारे। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है सामने वो इंसान टॉल है तो वो उसका फिनोटाइप है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर इनमें से कौन सा जीनोटाइप होगा, कोई सा भी हो सकता है। अगर मुझे दिख रहा है कि किसी पर्सन के हेयर जो है वो ब्लैक है तो वो उसका फिनोटाइप है, क्योंकि मैं उसको बाहर से ऑब्जर्व कर सकती हूँ, है ना। लेकिन मुझे नहीं पता उस हेयर कलर में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल बी है या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है। तो जीनोटाइप्स आर नॉट ऑब्जर्वेबल, फिनोटाइप्स आर ऑब्जर्वेबल। ये उसके प्रॉपर डिफरेंस हो गए। फिनोटाइप्स रेफर टू आउटवर्ड अपीयरेंस, जो बाहर से हमें अपीयरेंसेस दिखते हैं। फिनोटाइप कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, है ना, बाहर से तुम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एन इंडिविजुअल रिजेंबलिंग ईच अदर मे नॉट हैव द सेम फिनोटाइप, जो सेम इंडिविजुअल हैं, अगर मेरे भी हेयर्स ब्लैक हैं और मेरी फ्रेंड के भी हेयर्स ब्लैक हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों का जीनोटाइप सेम होगा। मे बी मेरा जीनोटाइप कैपिटल बी है और मेरी फ्रेंड का जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट यू कैन नॉट गारंटी। देन वी हैव जीनोटाइप। जीनोटाइप रेफर्स टू जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जो मुझे जीन्स मिले हैं। अगर टॉलनेस का है तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी, हेयर कलर का है तो कलर के अकॉर्डिंग, तो जो भी जीन्स है उसको बोलते हैं दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम आर एंसेस्ट्री, हमारे पेरेंट्स से हमें कौन से जीन्स मिल रहे हैं उससे वो डिटरमाइन होता है। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग सेम जीनोटाइप हैव सेम फिनोटाइप, मतलब अगर किसी का जीनोटाइप सेम है कैपिटल टी दोनों में है तो वो दोनों टॉल होंगे, है ना। तो सेम जीनो का टाइप का मतलब है कि फिनोटाइप सेम होगा, बट सेम फिनोटाइप का ये मतलब नहीं है कि जीनोटाइप सेम होगा। ये बहुत तुम पढ़ के आ चुके हो, बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हो, अभी उतनी डिटेल में तुम्हें करना भी नहीं है, बस डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर मैं क्वेश्चन आ गया कि द हेयर कलर ऑफ अ पर्सन, द ऑब्जर्वेबल कलर ऑफ द हेयर इज जीनोटाइप और फिनोटाइप एमसीक्यू में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो फिनोटाइप है। द एलील्स वो क्या होंगे, जीनोटाइप या फिनोटाइप, तो वो जीनोटाइप होंगे, इस टाइप से आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। या डिफरेंस पूछ लिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप जीनोटाइप। नाउ वी हैव फैक्टर्स जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं मेनली हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी और एनवायरमेंट, मतलब नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर होता है हमारा जीन्स,
जो हमें नेचुरली मिला है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और नर्चर होता है हमारा एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं, नर्चर किए जा रहे हैं ना, हमें हमारी केयर की जा रही है, वो एनवायरनमेंट हो गया। तो हमारी जो डेवलपमेंट होती है ना, इन तीनों पे, दोनों चीज़ों पे इक्वली डिपेंड करती है, एंड इन ये दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक कोड्स जो होते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से जेनेटिक कोड्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उसमें सब कुछ बना हुआ होता है कि तुम्हारा हेयर कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, तुम्हारे अंदर हार्मोन्स कितने रिलीज होंगे, तुम्हारी हाइट क्या होगी, तुम्हारा वेट क्या होगा, तुम्हारा आई कलर क्या होगा, तुम्हारा नेल शेप क्या होगा, सब कुछ होता है, ठीक है। वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट। सो सपोज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ह्यूमन वाले डीएनए दिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम ग्रो करने के बाद कोई डॉग या कैट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। हर ह्यूमन जो है, हर ह्यूमन का जो फर्टिलाइज एग होता है वो ह्यूमन बॉडी में ही डेवलप करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर, उसके अंदर 80,000 जीन्स होते हैं जो उसको ह्यूमन बॉडी में डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर की एक फेस होगा, उसके अंदर फीचर्स होंगे, 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, बहुत सारे जीन्स होते हैं, हर एक चीज़ के लिए एक जीन होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि हर एक कंपोनेंट जो तुम्हारी बॉडी में है, नेल, हेयर, ग्रोथ के लिए हार्मोन्स, और भी जितने सारे हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, सबके लिए एक जीन होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और इसी वजह से कई बार क्या होता है, डीएनए कॉपी होते टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों में आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या CWSN स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जेनेटिक कॉपी करने के टाइम पे प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस में क्या है कि हमारे पास जीन कोड इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से। वो जीन कोड जो होते हैं उसके अंदर कोडेड होता है कि वो कौन सी स्पीसीज के जीन्स है, और उसकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। एंड अराउंड 80,000 जीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और इससे हमारा डिसाइड होता है कि हम कैसे इंसान, एज कैसे पर्सन हम ग्रो करेंगे, हमारी हाइट क्या होगी, वेट क्या होगा, कलर क्या होगा, सब कुछ। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। IQ क्या होगा, इसमें ये भी आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है कि हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, कैसे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एनवायरमेंट जो होता है वो ट्रेड्स को बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। अब एनवायरमेंट जो होता है वो उसको एनहेंस भी कर सकता है या लिमिट भी कर सकता है। अब इसका एग्जांपल समझो, एक कपल है और वो दोनों ही बहुत हाई IQ वाले हैं, ठीक है। उनका जो IQ है बहुत ज़्यादा हाई है। अब उनका जो बच्चा है उसके अंदर भी हाई IQ के जीन्स आए होंगे, है ना, क्योंकि दोनों के अंदर हाई IQ है। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इसको एक ऐसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास उतने ज़्यादा मॉनेटरी रिसोर्सेज भी नहीं है। तो अब क्या होगा, उसको जितनी अच्छी स्कूलिंग मिलनी चाहिए उतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं मिलेगी, जितने न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, जितना घर में टेक्नोलॉजिकली एप्ट रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो IQ ग्रोथ है ना, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी, लिमिट हो जाएगी वो, ड्यू टू एनवायरमेंट, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनवायरमेंट कैन एनहांस और लिमिट द डेवलपमेंट या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जो मुझे जीन्स मिले हैं वो या तो फुल्ली एक्सप्रेस होके और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे अगर एनवायरमेंट अच्छा है, या तो वो एक थ्रेशोल्ड से भी कम ही एक्सप्रेस होंगे, बहुत लिमिटेड अमाउंट में एक्सप्रेस होंगे। ऑन द अदर हैंड एक और बच्चा देखो, वो बहुत लो बैकवर्ड क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसको ऐसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जो बहुत हायर मिडिल क्लास फैमिली है या रिच फैमिली है। अब उसके पास बहुत अच्छी स्कूलिंग होगी, उसके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसको अच्छा खाना पीना हो जाएगा, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा, तो उसका जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था ना वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा। जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए थी उतनी हो जाएगी, IQ जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि फैमिली पढ़ी लिखी है, रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई एनवायरनमेंट एनहेंस और लिमिट आर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब पेरेंट्स वो चीज़ है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस, जो हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जीन्स भी एनवायरनमेंट भी। अब अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही हूँ, ठीक है, तो मुझे जीन्स भी पेरेंट्स से मिले हैं और मुझे एनवायरनमेंट भी पेरेंट्स से मिल रहा है। जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए वैसे ही मैं डेवलप हो जाऊंगी। अगर मेरे पेरेंट्स का IQ हाई है तो मेरा भी IQ हाई होगा, अगर मेरे पेरेंट्स का IQ लो है तो मेरा भी उसी रेंज में होगा। सो पेरेंट्स इन्फ्लुएंस बोथ द जीन्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया वही जो अभी मैंने दिया है। नेक्स्ट वी हैव यूरी ब्रॉनफेन बर्नर्स कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑन डेवलपमेंट। अब यूरी ब्रॉनफेन बर्नर जो था वो एक
साइंटिस्ट था, रिसर्चर कह लो, उसने क्या दिया था, उसने एक डेवलपमेंट का मॉडल दिया था या थ्योरी दी थी, ठीक है। इसको हम कॉन्टेक्चुअल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें उसने एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट को रिलेट किया है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि हम जो एज इंडिविजुअल जो होते हैं ना, हम एक सेंटर पे होते हैं और हमारे आसपास बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब यहाँ देखो इस डायग्राम से, ये हम इंडिविजुअल है, मैं हूँ जो मैं सेंटर पे हूँ, ठीक है। अब बचपन से मेरी डेवलपमेंट कैसे होगी वो इन सारी लेयर्स पे डिपेंड करता है, और ये लेयर्स क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट अपने इन्फ्लुएंस लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। मतलब जो सबसे पास में लेयर है उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और जो सबसे बाद में लेयर है उसका सबसे कम इन्फ्लुएंस है। तो सबसे पहली जो लेयर है उसको हम माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो सिस्टम में हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट आता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब जिससे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। अब छोटे बच्चे का किससे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, फैमिली से होता है, उसके स्कूल वालों से होता है, स्कूल से, पीयर्स मतलब उसके फ्रेंड्स से होता है, और नेबरहुड से होता है ना, आसपास में कौन रहते हैं उनसे होता है। तो इन चीज़ों का ना, इन सारी चीज़ों का हमारी डेवलपमेंट पे सबसे मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ता है। जिस टाइप की फैमिली में मैं हूँ वैसे ही मेरे तरीके हो जाएंगे, वैसे ही मैं बिहेव करूँगी, वैसा ही मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। जितने अच्छे स्कूल में या जितने बुरे स्कूल में मैं जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी डेवलपमेंट होगी। जैसे नेबरहुड में मैं रहती हूँ वैसी चीज़ें मैं सीखूंगी, है ना। तो माइक्रो सिस्टम मतलब बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे ही हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्ट कम्युनिटी नहीं है, इसके अंदर हमारा माइक्रो के अंदर जो भी चीज़ें थी ना वो आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो आता है। तो इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट माइक्रो सिस्टम, मतलब जैसे फैमिली था हमारे माइक्रो सिस्टम में और स्कूल था, तो फैमिली और स्कूल का रिलेशनशिप कैसा है उस पर भी तो मेरा डेवलपमेंट डिपेंड करेगा ना। मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली का रिलेशनशिप कैसा है उस पर भी मेरा डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। इमेजिन करो एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स की और उसके स्कूल की कभी नहीं बनती, ठीक है। मतलब हमेशा उनके बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। स्कूल वाले पेरेंट्स को कोऑपरेट नहीं करते, फैमिली वाले जो है वो पेरेंट्स के रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते, तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, लड़ाइयाँ झगड़ी चलते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा हमेशा एंजाइटी में रहेगा। मे बी स्कूल में टीचर्स उसको काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करेगी, या पेयर्स उसके साथ बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि स्कूल वालों से हमेशा लड़ते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो फैमिली एंड स्कूल का रिलेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सिमिलरली नेबरहुड के साथ और फैमिली का कैसा कनेक्शन है उसका भी डायरेक्टली डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने नेबर से हमेशा झगड़ते रहते हैं, ठीक है, चलो झगड़ते तो तुम कहोगे कि ये पेरेंट्स सबसे ही झगड़ रहे हैं, झगड़ना छोड़ो। पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने नेबरहुड से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके आसपास कौन रहता है क्या रहता है। अब बच्चे के साथ क्या होगा, अगर पेरेंट्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो घर में आइसोलेटेड अकेला रहेगा। तो उसका उसकी डेवलपमेंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, उसको इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आएंगे, उसको कम्युनिकेशन नहीं आएगा प्रॉपर, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है ना। तो मे बी आगे जाके वो बहुत आइसोलेटेड, बहुत लोनली हो जाए। सो हाउ दीज माइक्रो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसका भी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के। देन वी हैव एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में हमारे लार्जर सोशल सिस्टम आते हैं, और ये थर्ड लेयर है। अब इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे काम करते हैं, तुम कौन सी कम्युनिटी में हो, तुम्हारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स कौन हैं, कौन सा टाइप का मास मीडिया तुम कंज्यूम करते हो, कैसी सोशल वेलफेयर सिस्टम में हो, ये सारी चीज़ें। अब देखो पेरेंट्स का वर्क प्लेस कैसे इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे जॉब में है, ठीक है, अच्छे जॉब में है, कॉर्पोरेट कंपनी में है, हाई पोजीशन पे है, सैलरी अच्छी होगी, पैकेज अच्छा होगा, रिसोर्सेज वो अच्छे प्रोवाइड कर पाएंगे अपने बच्चे को, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ले जा पाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपोजर दे पाएंगे, इंटरनेशनल स्कूल्स में बढ़ा पाएंगे, तो ऑब्वियसली द हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, अच्छा डेवलपमेंट होगा वो तुम्हारा, करवाएगा वो तुम्हारा। तो पेरेंट्स का वर्क प्लेस प्रोवाइड्स अ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और उसकी वजह से डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। सेम गोज फॉर फैमिली फ्रेंड्स। तो तुम्हारे पेरेंट्स के जितने हाई क्लास फ्रेंड्स होंगे, जितने एजुकेटेड फ्रेंड्स होंगे, उतने एजुकेटेड सर्कल में तुम रहोगे या उतने हाई क्लास सर्कल में तुम रहोगे, तो उतना ज़्यादा तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। जितने ज़्यादा लो ग्रेड फ्रेंड्स होंगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लो ग्रेड डेवलपमेंट होगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड है। मास मीडिया, आप सपोज किसी की फैमिली में सिर्फ वो एजुकेशनल मास मीडिया कंज्यूम करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, तो बच्चे को कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है बचपन से ही, है ना। अगर किसी के पेरेंट्स किसी फॉरेन सर्विसेज में हैं, उनको फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो बच्चे को कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है ना कंजम्पशन ऑफ मास मीडिया बच्चे की डेवलपमेंट पे। अगर कोई पेरेंट्स हमेशा सिर्फ बिग बॉस देखते रहते हैं तो इमेजिन बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो
डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स ऑल्सो। फिर हमारा फोर्थ सिस्टम आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है कि हम कौन से रिलीजन का पार्ट है, कौन से सोसाइटल नॉर्म्स को हम मानते हैं, कौन से वैल्यूज़ को हम मानते हैं, ठीक है। अब कुछ कल्चर्स एज वी ऑल नो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग होते हैं, लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं देते, उनको बाउंड करके रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं होगी, लिबर्टी नहीं होगी, तो तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। एंड ड्यू टू दैट लैक ऑफ एक्सपोजर तुम्हारे डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारी लिमिटेशन आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड तुम अगर ऐसे कल्चर का पार्ट हो जो उतना बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग है, उतना रिस्ट्रिक्टिंग नहीं है, तो तुम खुल के चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे विदाउट द गिल्ट फैक्टर या विदाउट बीइंग एंशियस अबाउट गेटिंग कॉट। तो तुम्हारा डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें कल्चरल बिलीव्स और हमारे कल्चर लॉज और नॉर्म्स और रूल्स आ गए, ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आता है टाइम चेंजेस, कि इन द कोर्स ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ वो क्या क्या इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। अब इमेजिन किसी के फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उसका उसकी डेवलपमेंट पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। या हम देखो, हम ऐसी जनरेशन में हैं जो हमने स्कूल से लेके अभी तक या अपने स्कूल ड्यूरेशन में ही बहुत सारी चीज़ें देख लिया। हमने कोविड देख लिया, हमने डिमोनेटाइजेशन देख लिया, हमने इतनी सारी वॉर देख ली, इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ब्रॉड हो गया है। तो उस वजह से हमारा डेवलपमेंट भी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ होगा ना, कि हम एनजाइटी वाली सिचुएशन में भी रह चुके हैं, आइसोलेशन वाली सिचुएशन में भी रह चुके हैं। ऑन द अदर एंड कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये सारी चीज़ें देखी ही नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होगा। तो क्रोनो सिस्टम में आ गया लाइफ ट्रांजेक्शन्स या ट्रांजिशंस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये हमारे 5 लेयर्स होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को ये होल्ड करते हैं, और इन सारे ग्रुप्स का हमारे ऊपर, हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, एक ग्रोइंग चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। अब ये तो था यूरी ब्रॉनफेन बर्नर्स मॉडल, जो कि एक फॉरेनर था। तो इसने जो डेवलपमेंट का मॉडल दिया था वो एक ऐसे यूनिफाइड मॉडल हो गया। तो एक दूसरे हमारे रिसर्चर आए, दुर्गा आनंद सिन्हा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, दुर्गा आनंद सिन्हा, उन्होंने एक अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया जिसको हम इकोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, और ये स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1977 में दिया था। इन्होंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इन्होंने, जैसे उसने बोला 5 लेयर्स होती हैं, इन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल होता है बीच में, ठीक है, और उसके आसपास 2 ही लेयर होती है। एक तो मेन अपर लेयर होती है जो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक जो होती है वो हमारी सराउंडिंग लेयर होती है जो लेस विजिबल होती है, ठीक है। तो इन दोनों लेयर्स का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब फर्स्ट लेयर जो होती है, इट इज़ नोन एज द अपर लेयर और द विजिबल लेयर, ठीक है। ये मोर ऑब्वियस होती है, बहुत ज़्यादा ईजिली दिखती है, एंड डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल पार्ट होती है बच्चे के एनवायरनमेंट का। और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, उसका होम एनवायरनमेंट, उसकी स्कूलिंग एंड उसका पेयर ग्रुप। होम एनवायरनमेंट में क्या आ गया कि घर पे कितनी जगह है, ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं, एक ही घर में 10-10 लोग रह रहे हैं। ओवर क्राउडिंग कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। देन अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर ईच फैमिली मेम्बर, एक मेंबर के पास रहने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है। सिबलिंग्स जो हैं, अगर 3 सिबलिंग्स हैं तो तीनों एक रूम शेयर कर रहे हैं, या तीनों के पास अलग अलग रूम है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे, अगर तुम एक रूम शेयर कर रहे हो, ठीक है, तुम बहुत सारी चीज़ें करना चाहोगे लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। मे बी तुम्हारा मन होगा क्रिएटिव फील्ड को एक्सप्लोर करने का, लेकिन ड्यू टू सिबलिंग्स इंट्रैक्शन या कांस्टेंट फैमिली इंट्रैक्शन तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन होगा राइटिंग करने का, तुम नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की प्रेजेंस में चीज़ों को नहीं कर पाते। तो दैट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। फिर कितने टॉयज़ अवेलेबल है उनके पास, कितने टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, ये हमारे होम एनवायरनमेंट में आ जाता है। बेसिकली द क्वालिटी ऑफ हाउस यू लिव इन। नेक्स्ट वी हैव स्कूलिंग। स्कूलिंग में आ जाता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट द चाइल्ड इज रिसीविंग। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कि उसका स्कूल कितना टेक्नोलॉजिकली एप्ट है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उसके पास स्कूल में क्या क्या
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब स्कूलिंग के अंदर आ जाएगा। देन वी हैव पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में आता है चाइल्ड एंगेजमेंट, मतलब चाइल्ड जो है वो किसके साथ एंगेज हो रहा है, किस कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, कैसा उसका सर्कल है। जितना ज़्यादा एजुकेटेड अच्छा सर्कल होगा, जितना ज़्यादा रिसोर्सफुल सर्कल होगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा चाइल्ड की डेवलपमेंट पे। सो दीज 3 फैक्टर्स, होम एनवायरनमेंट, स्कूलिंग एंड चाइल्ड ग्रुप, पेयर ग्रुप, आर इंक्लूडेड इन द अपर लेयर और विजिबल लेयर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, इसका एक एग्जांपल देख लो कि वो बच्चा जो वेल इक्विप्ड होम में बड़ा हो रहा है, मतलब सब कुछ फैसिलिटी है उसके घर में, सपोर्टिव पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और स्कूलिंग भी अच्छी है, तो उसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली अलग होगा ना कंपेयर टू दैट चाइल्ड जिसके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आगे हो जाएगा उन बच्चों से। सो ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गई। सेकेंड लेयर इज सराउंडिंग लेयर, जो लेस विजिबल होती है। ठीक है। इसके अंदर आता है जोग्राफिकल कंडीशन, इसके अंदर बाहर की चीज़ें आ जाती है, वो तो घर के अंदर की चीज़ें थी, ये बाहर की चीज़ें हैं कि जोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कैसी है, एंड जनरल एम्यूनिटी कैसी है। जोग्राफिकल एनवायरनमेंट मतलब स्पेस आउटसाइड द होम, एनवायरनमेंट आउटसाइड द होम। तुम सोसाइटी में रह रहे हो, तुम लोकल कॉलोनी में रह रहे हो, तुम कहाँ पे रह रहे हो, वो आसपास की जगह, बाहर घर के कितना ज़्यादा स्पेस है खेलने के लिए, ठीक है, नेबरहुड कैसा है, क्वालिटी ऑफ नेबरहुड कैसा है। अब कोई बच्चा एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, तो उसके पास घर के नीचे प्लेग्राउंड होगा, है ना, बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे वो खेल सकता है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन कोई बच्चा ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे घर के बाहर रोड है, खेलने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो कभी घर से बाहर ही निकलेगा, अकेला कहीं खेल ही नहीं पाएगा, या फिर नेबरहुड ही खराब है, उसके आसपास में बहुत अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो घर के अंदर पैक हो जाएगा, है ना। और नेबरहुड जैसा होगा वैसा ही उसके ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ेगा। देन पॉपुलेशन डेंसिटी, कि उसके आसपास जो घर हैं वो कितने क्लोजली हैं, एक दूसरे के कितने क्लोज हैं या कितने दूर हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो पॉश एरियाज में देखना तुम, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है घर के बाहर, लेकिन ये जो ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं वहाँ पे घर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है, तो क्वालिटी ऑफ एरिया पता चल जाता है इससे हमें। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कि कौन से सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है वो, उसका कास्ट क्या है, उसकी क्लास क्या है। कास्ट का मतलब तुम्हें पता है, क्लास मतलब वो इकोनॉमिकली कौन से बैकग्राउंड से है, लोअर इकोनॉमिक, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर रिच क्लास, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसकी डेवलपमेंट डिफरेंट हो जाती है। एंड देन वी हैव जनरल एम्यूनिटीज़, कि घर में उसके रिसोर्सेज ठीक हैं या नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, एंटरटेनमेंट ऑप्शन है या नहीं है। अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो हेल्थ हज़ार्ड्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बेसिक उसके पास नेसेसिटी नहीं है। सो दीज 3 फैक्टर्स कम्स अंडर सराउंडिंग लेयर। अब सराउंडिंग लेयर जो होते हैं ना, वो हमेशा इमीडिएटली विजिबल नहीं होते, बट दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द अपर लेयर। एग्जाम्पल देखो, जैसा जोग्राफिकल लोकेशन होगा, चांसेस आर पेरेंट्स घर में एनवायरनमेंट वैसा ही प्रोवाइड करेंगे। अगर पेरेंट्स ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसी नेबरहुड में रह रहे हैं जो बहुत शेडी है, जो उतना अच्छा नहीं है, तो मतलब वो इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं है, उतने स्ट्रांग नहीं है, तो उनके घर में उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी, है ना। अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में है, ऐसे कास्ट में है जो अपना लो कास्ट में काउंट होती है, या फिर ऐसे कास्ट, ऐसी रिलीजन में है जो रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देंगे बच्चे को, उतने ज़्यादा अच्छे स्कूल्स में नहीं डालेंगे, उतना एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, उतने फ्रेंड्स नहीं बनाने देंगे, तो फर्स्ट लेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दीज 2 लेयर्स, ये जो हमारी पहली लेयर है और ये जो सेकंड लेयर है, ये अलग अलग नहीं ऑपरेट करती है, एक दूसरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दोनों लेयर जो होती हैं वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती, इंटरेक्ट करती रहती हैं। ठीक है। स्कूलिंग जो है वो डायरेक्टली उसके इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को डिसाइड करती है, मतलब जितना हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा उतने अच्छे स्कूल में जाएगा, उतने इंटरनेशनल स्कूल्स में जाएगा, जितना लो इकोनॉमिक स्टेटस है उतने नॉर्मल स्कूल्स में जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएगा, तो फैसिलिटीज़ डायरेक्टली चेंज हो जाएगी। अगर घर लेस क्राउडेड है, उसके पास बेटर फैसिलिटीज़ है, तो चाइल्ड अपने आप ही इम्प्रूव कर जाएगा। अगर घर बहुत ओवर क्राउडेड है, फैसिलिटीज़ कम है, तो चाइल्ड हमेशा लिमिटेड रहेगा अपने एक्सप्लोरेशन में या एक्सपीरियंसेस में। तो ये हमारा इंडियन नोशन ऑफ डेवलपमेंट था, या इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। 2 मॉडल्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, दुर्गा आनंद सिन्हा वाला और यूरी ब्रॉनफेन बर्नर्स वाला। तो यहाँ पे हमारा ना एक पार्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो गया, जो बेस था चैप्टर का, जिस पे ये चैप्टर डेवलप हुआ है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, डेवलपमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए क्या थेरीज हैं, इतना हमने कर लिया। अब हमारा शुरू होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस, मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ। हम
छोटे बच्चे से कैसे एक बड़े एडल्ट में ग्रो करते हैं, फिर कैसे बूढ़े होते हैं, ये हमारे स्टेजेस हैं। ठीक है, कितने स्टेजेस होते हैं? 6 स्टेजेस होते हैं हमारी। 6 स्टेजेस में फर्स्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। प्री नेटल स्टेज का क्या मतलब है कि बर्थ से पहले का स्टेज, बिफोर बर्थ। यहाँ पे बच्चा कहाँ है? मदर के वुम्ब में है, अभी वो एज फीटस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम एम्ब्रियोनिक या प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। यहाँ से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बर्थ होता है, बर्थ के बाद बच्चा आता है इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज आफ्टर बर्थ, नॉट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आफ्टर बर्थ। उसके बाद इन्फेंसी हमारा कब तक चलता है? 0 to 2 ईयर्स तक चलता है। फिर आता है बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में। चाइल्डहुड हमारा चलता है 3 to 11 ईयर्स तक। ठीक है, चाइल्डहुड को अगर तुम देखो ना तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो हमारा होता है 3 to 5 ईयर्स का। 3 से 5 साल का बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। देन हमारा मिडिल चाइल्डहुड होता है जो होता है 5 to 7 ईयर्स का, मिडिल। ठीक है, और फिर हमारा लेट चाइल्डहुड होता है जो कि हमारा होता है 7 to 11 ईयर्स का। तो दिस इज चाइल्डहुड, सेकंड थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। देन वी एंटर इनटू एडोलेसेंस और टीनेज ईयर्स। टीनेज ईयर्स हमारे 13 से शुरू हो जाते हैं, 18 तक चलते हैं। आफ्टर 18 हमारा अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद हमारा ओल्ड एज आ जाता है 60 ईयर्स में। ठीक है, तो तुम अभी सारे के सारे एडोलेसेंस स्टेज में होगे। तुम ऑलरेडी 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ कंप्लीट कर चुके हो, और तुम्हारी इस स्टेज के बाद 2 स्टेजेस और रह जाएंगे। तो ये हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ हो गए। अब इन स्टेजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ईच स्टेज इज टेम्पररी। कोई भी ऐसा स्टेज नहीं होता कि वो परमानेंट चलता रहे। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा अगर इन्फेंसी स्टेज में है तो वो हमेशा छोटा बच्चा ही रहेगा 2 साल का। वो बड़ा होगा ना, डिफरेंट स्टेज में आएगा। तो ईच स्टेज इज टेम्पररी, हर स्टेज का एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन के बाद वो बच्चा चेंज हो जाता है, बॉडीली चेंज हो जाती है, उसकी मेंटल पावर चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। देन है दे हैव डोमिनेंट फीचर्स। डोमिनेंट फीचर मतलब हर स्टेज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। फीचर्स में क्या आ जाएगा? जैसे बच्चा वुम्ब में होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? मदर से आता है, वो पूरा डिपेंडेंट होता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है? बच्चा क्रॉल करता है, बैबलिंग करता है, थोड़ा बहुत कुछ खाता है, विजन उसका क्लियर होता है। ये सारे उसके फीचर्स हो गए। चाइल्डहुड में वो चल पाता है, दौड़ पाता है, तो ये उसके फीचर्स हो गए। तो हर स्टेज का एक डोमिनेंट फीचर होता है। देन ईच स्टेज इज यूनिक। ईच स्टेज हैज इट्स यूनिकनेस। हर स्टेज का कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है वी मूव टुवर्ड्स एन अज्यूम्ड गोल इन ईच स्टेज कॉल्ड डेवलपमेंटल टास्क। हर स्टेज में ना हमारे पास एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं कि मुझे बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज ये गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम टीनेज ईयर्स में हो अभी, तुम्हारा गोल क्या है? फिर तुम्हें करियर चूज करना है एक, ठीक है, स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी तुम्हारा ये होगा कि तुम्हें ये वाली स्टेज अभी खत्म करनी है, इतना तुम्हारा कॉग्निशन डेवलप हो जाना चाहिए। तो ये जो अज्यूम्ड गोल होते हैं ना, जो मुझे एक स्टेज में खत्म करने होते हैं, उनको हम डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। ऑब्वियसली इसका कोई अलार्म नहीं बजता कि आज तो आपका एडोलेसेंस स्टेज खत्म हो गया, आपने ये गोल नहीं अचीव किए तो आप नहीं मूव कर सकते नेक्स्ट स्टेज में। ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंजेस चलते रहते हैं, लेकिन इट इज़ जनरली एक्सपेक्टेड कि आप इस एज तक इतने डेवलप हो जाओ। जैसे कि इन्फेंसी स्टेज है, तो बाय द एंड ऑफ इन्फेंसी स्टेज ये एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चा चलने लग जाए या थोड़ा बहुत बोलने लग जाए, है ना। अगर वो नहीं चल रहा तो उसका मतलब क्या है कि उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। अगर वो थोड़ा सा पहले चलने लग गया मतलब उसका डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। सो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते रहते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा जल्दी डेवलप कर जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो माइलस्टोन थोड़ा सा लेट अचीव करते हैं। अब हर कोई थोड़ी 2.5 मंथ्स में ही बोलता है। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 घंटी बचती है, आज तो आपके 2 साल पूरे हो गए, आज आपने बोला कैसे नहीं। ऐसा नहीं होता ना, कुछ लोग जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग लेट बोलते हैं। सो डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब तुम एडोलेसेंट स्टेज पे हो, कुछ लोग अडल्टहुड में जाके जल्दी जॉब करने लग जाते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं, कुछ लोग शादी जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं। तो ये डिफरेंसेस सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंटल स्टेज का इंट्रोडक्शन हो गया। देयर आर 6 डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक या फिर प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। एंड इनके हमारे 5 जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू बेसिक्स। कि हर स्टेज में ना, जैसे तुम
इन सारे स्टेजेस को आप एक एक करके पढ़ोगे कि फर्स्ट स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसमें क्या क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज चाइल्डहुड स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज है, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो हर स्टेज में हमें ये 4-5 डेवलपमेंट पढ़नी है कि हर स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, मोटर क्या होती है, सेंसरी क्या होती है। ऑब्वियसली सब में अलग अलग होती है, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि इनमें आती क्या चीज़ें हैं। तो जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है चेंजेस इन बॉडी। तुम्हारी जो बॉडी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते हैं वो फिजिकल हो गए। जैसे तुम बचपन में छोटे थे, है ना, 3-4 फुट के रहे हो गए, 5-5.5 फुट के हो गए, तो तुम्हारी हाइट बढ़ गई ना, तो वो किस में आएगा, वो फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। तुम्हारा वेट बढ़ गया, कभी तुम 30-35 केजी के रहे होगे, अभी तुम 40-50 केजी के हो गए होगे, तो वो भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज इन आर बॉडी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में काउंट होता है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड ग्रोज टॉलर, बिकम स्ट्रॉन्गर, गेटिंग परमानेंट टीथ। पहले उसका मिल्क टीथ होता है, फिर परमानेंट टीथ आ जाता है, तो दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आता है कि हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड इमोशन, वो दूसरों के खुद के इमोशंस को कैसे समझता है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करता है, कैसे अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करता है, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है उसके अंदर, एम्पैथी कितनी है, मतलब इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ गई वो सब इमोशनल डेवलपमेंट में, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग टू शेयर टॉयज। छोटा बच्चा था, उसका अब एक नया सिबलिंग हो गया छोटा, तो अब उसने शेयरिंग सीख ली कि मुझे अपने टॉयज शेयर करने पड़ेंगे, मुझे अपने पेरेंट्स शेयर करने पड़ेंगे। तो दैट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर एनवायरनमेंट, मेकिंग फ्रेंड्स, कोपिंग अप विद डिसअपॉइंटमेंट। तुम बच्चे थे, तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाती थी, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, अब तुम्हें सोसाइटी डिसअपॉइंट कर रही है, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही जो तुम्हें चाहिए, तो उससे तुम कोप करना भी तो सीखते हो ना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो दैट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है हमारे ब्रेन से रिलेटेड चेंजेस, माइंड से रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, तो ब्रेन हमारा क्या करता है, थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, मेमोरी स्टोर करता है। तो दीज आर ऑल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, लर्निंग टू काउंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज। ठीक है, तो बच्चे बोलना जो सीखते हैं ना, वो उनके माइंड की वजह से होता है। कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डिसीजन लेना सीखते हैं, तो दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, हाउ वी कंट्रोल आवर हैंड्स एंड लेग्स, हाउ वी कोऑर्डिनेट देम। तुम लिखते हो तो क्या होता है, तुम अपने आईज को और हैंड्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हो ना, तो आई हैंड मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन, ये सब मोटर में आता है। अब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर कंफ्यूज्ड इन फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। उनको लगता है दोनों चीज़ें सेम ही है, सेम नहीं है। फिजिकल में तुम्हारी बॉडी डेवलप कैसे हो रही है वो आ रहा है, मोटर में तुम्हारी बॉडी काम कैसे कर रही है, कोऑर्डिनेट कैसे कर रही है वो आता है, तो दोनों डिफरेंट है। देन वी हैव लास्ट सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट में हमारे जो सेंसेस होते हैं, कितने सेंसेस होते हैं हमारे, 5 सेंसेस होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये सेंसेस कैसे डेवलप होते हैं, एक साथ तो सारे सेंसेस डेवलप नहीं होते, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विजन कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। उसके बाद उनकी हेयरिंग अलग होती है, उनको स्मेल अलग तरीके से आती है। सो दीज आर इंक्लूडेड इन सेंसरी डेवलपमेंट। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मदर के वॉइस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं कंपेयर टू अदर्स, तो उसके ईयर्स में कुछ डेवलपमेंट हो रही होगी ना, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब 5 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट थे, जिसमें हम चेंजेस को पढ़ेंगे हर स्टेज में। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रीनेटल स्टेज। अब यहाँ से तुम्हारा मेन काम शुरू हो रहा है कि हर स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। अब प्रीनेटल स्टेज को डिफाइन कैसे करेंगे, तो दिस इज द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब बेबी कंसीव हुआ, वोम के अंदर आ गया, इम्प्लांट हो गया, अब वहां से जब तक इसका बर्थ नहीं हो जाता तब तक ये स्टेज चलता रहता है। दिस इज ऑफ 40 वीक्स। 40 वीक्स मतलब 9 मंथ। हम नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल बातचीत में क्या बोलते हैं कि 9 मंथ का, 9 मंथ का होता है ये जेस्टेशन पीरियड या प्रीनेटल पीरियड। अब इसमें डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें जीन्स मिलते हैं, और उन जीन्स के अंदर ब्लूप्रिंट होता है कि ये जो एग है ये क्या बनेगा, डॉग बनेगा, कैट बनेगा, ह्यूमन बनेगा। सो इस पर्टिकुलर केस में ये किसका जीन है, ह्यूमन का जीन है इसके पास, तो ये ह्यूमन बॉडी में डेवलप होगा। सो डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय जेनेटिक ब्लूप्रिंट। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रीनेटल पीरियड। एंड इसके अंदर दोनों चीज़ों का फैक्टर आता है, जेनेटिक फैक्टर भी आता है एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी आता है। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें जो भी जीन्स मिले हैं वो तो तुम्हारी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि मदर कितना न्यूट्रिशन ले रही है, मदर को कितना स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है, मदर के पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है कि बच्चा कैसा होगा।
ठीक है। अब इसमें दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक, मदर के कैरेक्टरिस्टिक, एंड सेकंड इज टेराटोजेंस। ठीक है। मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है मदर की एज क्या है। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एज होती है, 35 to 40 के अराउंड एज होती है, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आते हैं प्रेगनेंसी में, ज़्यादा बर्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन वी हैव न्यूट्रिशन, मदर को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है। अगर हेल्दी न्यूट्रिशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अगर उतना ज़्यादा वो चीज़ें एडिबल आइटम्स कंज्यूम नहीं कर रही है, उतना ज़्यादा मेडिसिन उसको नहीं मिल रही है जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, फीटस की ग्रोथ पे पड़ेगा। जो फीटस है वो उतना हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए था। एंड देन वी हैव इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ मदर को कितना स्ट्रेस हो रहा है या कितना वो स्ट्रेस में रह रही है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो उसके बहुत ज़्यादा सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बच्चे पे। ठीक है। क्योंकि अगर तुम कॉन्स्टेंटली एज अ मदर, एज अ पर्सन जिसके अंदर एक बेबी ग्रो कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रही है, एंजाइटी में है, तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। एज अ रिजल्ट उसकी हार्ट बीट हमेशा हाई रहेगी, और वो हार्ट बीट ना बच्चे के लिए बेसलाइन बन जाएगी। सो अगर मदर की हार्ट बीट हमेशा 90 से प्लस है, तो बच्चे की बॉडी को तो ऐसा लगेगा ना कि 90 इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट। तो ऐसे ही बच्चे तो होते हैं जिनको आगे जाके एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसका कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि ये सब उसके बर्थ के पहले हुआ था। सो मदर्स इमोशनल स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बच्चे को डेवलप कराने के लिए। देन उसके बाद मदर को कोई डिजीज़ है या नहीं है। अगर मदर को कोई डिजीज़ है, जैसे रुबेला या जेनेटिकल हर्ब्स, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, उसकी आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सो दीज वर द मेटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जो मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब सेकंड है हमारा टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं? दे आर एनवायरमेंटल एजेंट्स कॉजिंग डेविएशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट लीडिंग टू अबनॉर्मेलिटी और बर्थ। मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जो चीज़ें हमें मिलती है, गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, जो डेवलपमेंट को ख़राब कर सकती है, नॉर्मल डेवलपमेंट से रिड्यूस कर सकती है डेवलपमेंट के रेट को, या समटाइम्स इवन बच्चे की डेथ भी करवा सकती है, लीडिंग टू मिसकैरेज, उनको हम टेराटोजेंस बोलते हैं। टेराटोजेंस में आ जाते हैं ड्रग्स। ड्रग्स मतलब हेरोइन, कोकेन, मेरिजुआना। अगर कोई भी ड्रग अब्यूज़ कर रही है मदर, तो वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आईक्यू डेफिशिएंसी, बॉडी डिफॉर्मिटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं। देन वी हैव अल्कोहल एंड टबैको। अल्कोहल और टबैको अगर कंज्यूम कर रही है मदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसका बच्चे पे हार्मफुल इफेक्ट होता है। रेडिएशंस, इफ द मदर इज constantly being exposed to radiations like x-rays, UV rays, तो परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस जो डेवलपमेंट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। केमिकल्स, केमिकल्स मतलब जो हमारे आसपास ये स्मोक्स नहीं होते, कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्करी, लेड, ये अगर गैसेस इनहेल कर रही है मदर, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। एंड लास्टली एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, तो ये हमारे टेराटोजेंस के अंदर आ जाएंगे। सो दीज टू फैक्टर्स आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। ठीक है। प्रीनेटल पीरियड सबसे छोटा सा है, इतनी ही चीज़ें हैं इसके अंदर जो तुम्हें याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं बुक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज से हम करेंगे नेक्स्ट में कंटिन्यू। फॉर नाउ इतना रीड कर लो, इतना एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स पूछो कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट में हम इन्फेंसी स्टेज कवर करेंगे। इन्फेंसी के बाद हमारा टीनेज है, टीनेज के बाद हमारा एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो अभी काफ़ी सारा चैप्टर रहता है। अभी तो डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन्स बढ़ जाएंगे। अभी तुम्हारा इन्फेंसी में सेंसरी आ जाएगा, मोटर आ जाएगा, सोशियो इमोशनल आ जाएगा, अभी एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी थियरीज आ जाएंगी, अभी बहुत कुछ रहता है। सो टिल देन, बाय बाय, दैट्स इट।